नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 19 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 19 का जो पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट। अगर बात की जाए सबसे बड़े ग्रह की, तो सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, बृहस्पति। उसी प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो प्लेनेट है वो है मरकरी, बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सबसे छोटा ग्रह है पूरे सौर मंडल का। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक, सबसे नियरेस्ट कौन सा ग्रह है। तो अगर बात की जाए सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह की, तो है बुध ग्रह। बुध ग्रह ही सूर्य का एक चक्कर, जिसको कहते हैं परिक्रमण काल, रेवोल्यूशन पीरियड, सबसे कम दिनों में लगाता है। तो सूर्य का सबसे कम दिनों में एक चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है, तो बुध ग्रह मरकरी लगाता है। कितने डेज लगाता है? ओनली 88 डेज यहाँ पर जो है वो लगाता है। अब क्वेश्चन इस प्रकार और पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा है, कि अर्थ के सबसे नियरेस्ट कौन सा प्लेनेट है। तो अगर अर्थ की बात की जाए तो अर्थ के सबसे नियरेस्ट है वीनस, शुक्र ग्रह। अगर पृथ्वी की बात करें, ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। इसको शुक्र ग्रह को, वीनस को पृथ्वी की बहन, सिस्टर, एल्डर सिस्टर ऑफ अर्थ और भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह ही सौर मंडल का सबसे हॉटेस्ट, सबसे गर्म और सबसे चमकीला, सबसे ब्राइटेस्ट ग्रह है। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भोर का तारा मॉर्निंग स्टार और सांझ का तारा इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, तो ये भी वीनस या शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। शुक्र ग्रह को कहीं ना कहीं लूसीफर, आपको याद रखना है। क्या एक शब्द मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, वो शब्द का नाम है लूसीफर। ये भी आपको याद रखना है कि शुक्र ग्रह को लूसीफर के नाम से भी जाना जाता है या लूसीफर भी कहा जाता है। इस ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल गैस जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अगर आप टीजीटी आर्ट्स कमीशन की तैयारी कर रहे हो और आप भी अपना टीजीटी आर्ट्स कमीशन क्लियर करना चाहते हो, या कोई सा भी आपका कमीशन है, तो आप हमसे, हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि अब शुरू हो चुका है। हमारा नंबर है 7876145409। आप इस नंबर पर जल्दी से जुड़े। हमारे बैच की जो फीस है वो मात्र 499 रुपीज़ है। यहाँ पर आप अगर लाइव प्लस रिकॉर्डेड, अगर आप लाइव नहीं देख पाओगे, रिकॉर्डेड यहाँ पे क्लासेस है। दिन में यहाँ पर 6 क्लासेस आपकी रहती है। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, डिटेल स्टडी हो रही है। आपको हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर हम आपको देने वाला है, तो जल्दी से आप जुड़िए। ये हमारा नंबर है, एक बार फिर से मैं मेंशन कर रहा हूँ, 7876145409। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपके पास नोटिफिकेशन है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ ऑप्शन में तो नेपच्यून भी दिया है। अगर नेपच्यून की बात की जाए, नेपच्यून एक ऐसा ग्रह है जो कि सूर्य से सबसे दूर 8वें नंबर पे आता है। और अगर साइज पे बात करें तो आकार की दृष्टि से ये चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर बात करें उसी प्रकार यूरेनस जिसको अरुण ग्रह कहा जाता है, यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, क्योंकि लगभग 82 डिग्री झुका हुआ है। इसीलिए इस ग्रह को, यूरेनस जो अरुण ग्रह है, उसको झुका हुआ ग्रह या लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अरुण ग्रह की जो खोज है, यूरेनस प्लेनेट की जो खोज है, वो 13 मार्च 1781, ये भी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 13 मार्च 1781 को सर विलियम हर्शल, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, सर विलियम हर्शल के द्वारा की गई थी। इस ग्रह को आपने याद रखना है। और ये सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए 84 वर्ष, याद रखना है 84 वर्ष। और जो आपका नेपच्यून है वो सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए 165 वर्ष, लगभग अगर देखा जाए एग्जैक्ट तो 164 वर्ष और 8 मंथ लगाता है, 8 महीने लगाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो दोनों का मैंने टाइम पीरियड बता दिया था, दोनों का परिक्रमण काल मैं आपको बता चुका हूँ। उसी प्रकार यहाँ पे ऑप्शन में शनि भी दिया है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। शनि ग्रह जो है वो सूर्य से जो है वो 6ठे नंबर पे आता है, दूरी के स्थान पर, जो है डिस्टेंस के स्थान पर 6ठे नंबर पे आता है। इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है शनि का, उसका नाम है टाइटन। उपग्रह, सैटेलाइट, तो शनि का सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है वो टाइटन है। इस बात को आपने याद रखना है। और इसकी विशेषता ये, जो शनि ग्रह, इसके नीचे रिंग्स पाई जाती है, और इन रिंग्स की जो संख्या है वो कितनी है, 7 है। इस बात को भी आपने याद रखना है। पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी है। ये जो वेदर चेंजेस पृथ्वी पे होता है, किसके कारण होता है, जो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, इसके कारण ही आपकी सर्दी गर्मी ये जो आ रही है, कभी ठंड होती है, कभी बसंत ऋतु आती है। पृथ्वी की अगर बात की जाए, ये सूर्य से तीसरे नंबर पे आती है। और आकार के स्थान पे अगर देखा जाए तो पृथ्वी का 5वां नंबर आता है। पृथ्वी और सूर्य की अगर बात करें तो पृथ्वी सबसे दूर जो है वो सूर्य से वो 4 जुलाई को होती है, और सबसे नज़दीक जो है वो
3 जनवरी को होती है। ये भी दोनों ही बातें आपको याद रखनी कि सबसे दूर सूर्य से पृथ्वी 4 जुलाई, और 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी सबसे नज़दीक, अभी आने वाला जो 3 जनवरी होगा उस समय पृथ्वी और जो सूर्य होंगे सबसे नज़दीक होंगे। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। ये यहाँ पर पृथ्वी है और पृथ्वी पे 2 प्रकार के गोलार्ध है। ऊपर वाला जो एरिया बसता है, बीच में जो यहाँ पे रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इस रेखा को बोला जाता है, क्या बोला जाता है भैया, भूमध्य रेखा, जो विषुवत रेखा, इक्वेटर रेखा, 0 डिग्री लाइन, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर जो एरिया बसता है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है। और नीचे जो एरिया बसता है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब ऊपर एक 23.5 डिग्री पे एक रेखा है जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और नीचे भी 23.5 डिग्री पे एक रेखा जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। जो भी रेखा दक्षिण में होगी उसको दक्षिण अक्षांश बोलेंगे, और जो भी रेखा ऊपर उत्तर में होगी उसको क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। अब भैया सूर्य की रोशनी ठीक 21 जून को ठीक कर्क रेखा के ऊपर पड़ती है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। तो 21 जून यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो होता है 22 दिसंबर, क्योंकि उस समय मकर रेखा पर, क्योंकि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो रेखा है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा कहते हैं, और भैया जो 23.5 डिग्री दक्षिण में रेखा है इसको मकर रेखा कहा जाता है। यहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ती है 22 दिसंबर को और ऊपर बढ़ती है 21 जून को। जब ऊपर बढ़ेगी तो नीचे सबसे छोटा दिन होगा। याद रखना कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन तो 22 दिसंबर, क्योंकि याद रखना ये दोनों ही बातें कि ऊपर बड़ा दिन है तो नीचे छोटा दिन है, नीचे छोटा है तो ऊपर बड़ा है, तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, छोटा दिन बोलेंगे भैया 22 दिसंबर, ये भी आपको याद रखने। नीचे सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में, और ऊपर कौन सा, 21 जून। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगर मैं भूमध्य रेखा की बात करता हूँ, ये दुनिया के 13 देशों से जाती है, ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा मानी जाती है। उसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा है, मकर रेखा। मकर रेखा दुनिया के 10 देशों से जाती है, ये भी आपको याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और अगर बात की जाए 22 दिसंबर की, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, उसको विंटर सोलस्टाइस भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ से हम इतना ही सीखें, आगे बढ़ते हैं अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच इज ए ग्रीन हाउस गैस। अगर बात की जाए ग्रीन हाउस गैस की तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। देखिए ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा और कौन कौन सी है जो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस है, तो CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। वाटर वेपर एक जल वाष्प जिसको हम कहते हैं, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। उसी प्रकार नाइट्रस ऑक्साइड आपने सुना होगा, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन गैस, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। अगर हम ओजोन की बात कर रहे थे, मैं ओजोन की बात कर रहा था, ओजोन O3, ओजोन की जब भी मैं बात करता हूँ तो ओजोन लेयर वायुमंडल के किस एटमॉस्फेयर जो होता है उसके किस लेयर में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर को हिंदी भाषा में बोलते हैं समताप मंडल। जो हमारी ओजोन परत है वो किस परत में पाई जाती है, पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आता है कि समताप मंडल में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करती क्या है ओजोन लेयर जो है वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट जो रेंजेस है, सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें हैं उससे हमें बचाती है ओजोन लेयर। ये बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और ओजोन लेयर को किस में मापा जाता है, ये परावैंगनिक किरणों से हमें बचाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन लेयर को मापने के लिए किस इकाई का, या उसकी मोटाई को नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो भैया वो है डॉप्सन इकाई। इस बात को आपने याद रखना है कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है किसको मापने के लिए, ओजोन लेयर को मापने के लिए। अगर मैं वायुमंडल की बात करता हूँ, वायुमंडल में बहुत सारे लेयर है, शोभ मंडल है, ये हम बाद में करेंगे जब इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। समताप मंडल है, समताप मध्य मंडल है, आयन मंडल है, और सबसे भारी मंडल जो है वो बाह्य मंडल है, और उसके बाहर कोई भी मंडल नहीं है। लेकिन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन। भैया कितने परसेंट, 78.8%, लेकिन लगभग इसको 78% यहाँ पर माना जाता है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन पाई जाती है, O2 जिसकी हम बात करें, ये 20.95% पाई जाती है, लेकिन मैक्सिमम लोग बोलते हैं भैया 21% पाई जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये परीक्षाओं में पूछी जाती है। तीसरे नंबर पे ऑर्गन 0.93% पाई जाती है। फिर आपका CO2, अगर मैं CO2 की बात करता हूँ, ये 0.036% पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, परीक्षाओं में काम आने वाली है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 3,323 किलोमीटर स्थित है। इसको सर रेड क्लिफ के द्वारा इसको खींचा गया था, इस बात को आपने याद रखना। यह रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। उसी प्रकार भैया मैकमोहन रेखा ऑप्शन में दिया है। मैकमोहन लाइन की अगर मैं बात करता हूं तो मैकमोहन रेखा या मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच में है। मैकमोहन लाइन की वजह से कुल लंबाई जो है वो 890 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है मैकमोहन लाइन की, और इस मैकमोहन लाइन को कभी भी चीन नहीं मानता है। इस मैकमोहन लाइन को 3 जुलाई 1914 को एक शिमला कन्वेंशन हुआ था, उसके बाद इसको जो है वो खींचा गया था और मैकमोहन जिसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। उसी प्रकार डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कहीं ना कहीं भारत वाला एरिया जो आता है उसको बीच में माना जाता है। मैगिनॉट रेखा, अगर मैगिनॉट रेखा की बात करते हैं, इसको मैजिनॉट या मैगिनॉट हम कहेंगे, तो मैगिनॉट रेखा है वो फ्रांस और जर्मनी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी जो है मैगिनॉट लाइन, ये फ्रांस और जर्मनी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है ये जो मैगिनॉट लाइन है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ, एक लाइन है 49 पैरेलल लाइन, 49वीं समांतर रेखा 49 पैरेलल लाइन की अगर बात करते हैं तो यूएसए और कनाडा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यूएसए और कनाडा के बीच कौन सी लाइन है, तो 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच है। उसी प्रकार 38वीं समांतर रेखा 38 पैरेलल लाइन, तो ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कमीशन के लिए। तो 38वीं जो पैरेलल लाइन है वो साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया से अलग करती है, इस बात को भी आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है और परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। एक और लाइन मुझे याद आ रही है, हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग जो रेखा है ये जर्मनी को पोलैंड से अलग करती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जर्मनी और भैया पोलैंड जो आपका देश है, इन दोनों ही देशों के बीच कौन सी रेखा आती है, तो याद रखना जर्मनी और पोलैंड के बीच जो रेखा आती है वो हिंडनबर्ग रेखा आती है। कहीं ना कहीं परीक्षा आप कमीशन की देने जा रहे हो, टेट की नहीं देने जा रहे हो, उसका जो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंडनबर्ग रेखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए कि हिंडनबर्ग रेखा को सिगफ्राइड रेखा या सिगफ्रॉइड रेखा या सिगफ्राइड पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है, या सिगफ्राइड लाइन इसको या सिगफ्राइड पोजीशन, दोनों बातें आपको याद रखनी है, ये भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। अगर सबसे बड़े महासागर की बात करें तो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत जो महासागर है वो सबसे बड़ा महासागर है। इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है, लार्जेस्ट ओशियन है दुनिया का। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये बताइए कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर है, क्योंकि इसी महासागर में दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच, सबसे गहरी गर्त मारियाना गर्त स्थित है। भाई मारियाना ट्रेंच की अगर बात करें तो ये कितनी गहरी है, लगभग ये जो है वो 11,022 मीटर, बहुत गहरी है भाई, दुनिया का सबसे गहरा स्थान है मारियाना ट्रेंच। कितना गहरा है, 11,022 मीटर गहरा है। क्वेश्चन आएगा मारियाना ट्रेंच किस महासागर में है, तो बोलेंगे प्रशांत महासागर में, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। उसी प्रकार अगर मैं जो प्रशांत महासागर की अगर नाम की बात करता हूँ, कैसे इसका नाम पड़ा, तो एक पुर्तगाली खोजकर्ता थे, एक पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगेलन, तो याद रखना फर्डिनेंड मैगेलन के द्वारा जो है इसका नाम रखा गया था। कब रखा गया था फर्डिनेंड मैगेलन के द्वारा, तो इसका नाम इन्होंने रखा था 1521 में, तो 1521 में इसका नामकरण किया गया था, इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो आकार है वो लगभग त्रिभुजाकार है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ अटलांटिक ओशियन की, अटलांटिक जो ओशियन है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और इसका जो आकार है अटलांटिक ओशियन का वो एस आकार है। जिस प्रकार प्रशांत महासागर त्रिभुजाकार है, उसी प्रकार जो हमारा अटलांटिक ओशियन है इसका आकार जो है वो एस आकार है। इस महासागर में बहुत हीरे के भंडार पाए जाते हैं अटलांटिक महासागर में। उसी प्रकार अगर मैं अटलांटिक ओशियन की बात करता हूँ तो इसी महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, जी हाँ ग्रीनलैंड कहाँ पर है, तो अगर ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड जो है वो कहाँ पर है, तो ग्रीनलैंड की अगर बात करते हैं तो ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, वो अटलांटिक ओशियन में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अटलांटिक महासागर को ही आपने सुना होगा अंध महासागर, अंध महासागर भी कहा जाता है। और इस महासागर की जो सबसे गहरी गर्त है, गर्त होता है सबसे गहरा स्थान, सबसे गहरी जो ट्रेंच है अटलांटिक ओशियन की वो है प्यूर्टो रिको, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम ये याद रखने, प्यूर्टो रिको गर्त। तो प्यूर्टो रिको गर्त जो है वो अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त है, इस बात को आपने याद रखना है। सबसे छोटा महासागर की अगर बात करते हैं तो सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर दुनिया का। हिंद महासागर की बात करें, ये दुनिया का इंडियन ओशन तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और इस महासागर में जो है, इस महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है मेडागास्कर।
मेडागास्कर द्वीप। द्वीप क्या होता है? द्वीप होता है जो चारों ओर से पानी से घिरे होता है। और पेनिनसुलर क्या होता है? प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप जो कि पेनिनसुलर जो तीन ओर से पानी से घिरे होते हैं। तो ये पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन होते हैं। और जो ये हिंद महासागर है ना, इसका आकार एम आकार का है। आपने इसको देखना है मैप पे, तो आपको ये जो दिखेगा वो एम आकार का कहीं ना कहीं आपको हिंद महासागर जो वो दिखने वाला है। तो आपने याद रखना मेडागास्कर इसका सबसे बड़ा द्वीप है। और हिंद महासागर का जो नाम एक देश के नाम पे पड़ा है, क्योंकि जो हिंद महासागर की जो अधिकतर सीमा है वो हिंद महासागर के साथ भैया अटैच होती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, बेसिक क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? अगर नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ तो इसकी राजधानी जो है वो लखनऊ में स्थित है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। विधानसभा की यहाँ पर 403 सबसे ज़्यादा सीटें पूरे भारत में। अगर विधानसभा की सीटें किसी राज्य में देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? यूपी में है। यूपी की अगर बात करें, यूपी में जो है वो नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया था। लेकिन इसके अलावा भारत में और भी बहुत सारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र हम इनको कहेंगे। तो काकरापर न्यूक्लियर पावर स्टेशन ये गुजरात के सूरत जिले में पड़ता है। मांडवी नदी और वहाँ पे सूरत नदी, ताप्ती नदी है सूरत के पास, इसके बीच में है काकरापर न्यूक्लियर पावर स्टेशन। उसी प्रकार कुंडलकम न्यूक्लियर पावर स्टेशन, तो कुंडलकम न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में हमने कौन सा देखा? कुंडलकम न्यूक्लियर पावर स्टेशन। कल्पाकम न्यूक्लियर पावर स्टेशन ये भी तमिलनाडु में ही है। कुंडलकम भी, कल्पाकम भी, ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु। महाराष्ट्र में कौन सा है? महाराष्ट्र में है तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन की अगर बात करें, ये भारत का सबसे पुराना जो है वो पहला जो है परमाणु न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। जो कब बना था? ये जो चालू हुआ था वो हुआ था 28 अक्टूबर। तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन 28 अक्टूबर 1969। तो भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कब बना? 28 अक्टूबर 1969 को भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनता है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और ये भारत का पहला है। उसी प्रकार तारापुर महाराष्ट्र में है भाई। काइका न्यूक्लियर पावर स्टेशन कर्नाटक में है, ये भी आपको याद रखना है। एक मैंने सुना है हरिपुरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो अगर हरिपुरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात करें तो ये वे ऑफ बंगाल में स्थित है। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको याद रखना है, भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा था, कब ये चलाया गया था, कितने टाइम के बाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1969 में इसको चलाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इरुला जनजाति किस राज्य की है? तो इरुला जो है वो किस राज्य में पाई जाती है? इरुला भैया तमिलनाडु में यहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाती है। तमिलनाडु के अलावा केरल में भी है, कर्नाटक में भी है। इरुला जनजाति को जो है वो इरुलिंगा जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इरुलिंगा जनजाति के नाम से भी इरुला जनजाति को जाना जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार एक सुमाली जनजाति हमारी आती है। सुमाली जनजाति जो है वो आपकी केरल में है। सुमाली कहाँ पे भैया? केरल की जनजाति है सुमाली। एक वारली ट्राइब, वारली जनजाति, वारली कहाँ पे पड़ती है? वारली एक महाराष्ट्र की आपकी ट्राइब है। इस बात को आपने याद रखना है। अंगमाने बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगमाने जो है नागालैंड की ट्राइब है। मुंडा ट्राइब, मुंडा जो है वो झारखंड की एक ट्राइब है। मुंडा भी आपको याद रखनी, मुंडा झारखंड की एक ट्राइब है। उसी प्रकार झारखंड के एक छोटा नागपुर में ये मुंडा ट्राइब रहती है। बहुत बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी एसटी जनजातियों में ये मुंडा ट्राइब मानी जाती है। और जिस प्रकार आपकी इसी प्रकार अगर मैं मेघालय की बात करता हूँ तो मेघालय में आपकी जैसे आपकी जयंतिया एक जनजाति है। जयंतिया, खासो और गारो। तो आपने सुना होगा गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ भी है और जनजातियाँ भी है। ये मेघालय में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। अगला क्वेश्चन पॉलिटी का है, इसको बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे जब हमारा नेक्स्ट सेक्शन आएगा कि द मिनिमम एज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो मिनिमम एज चाहे प्रेसिडेंट है चाहे वाइस प्रेसिडेंट है 35 साल होनी चाहिए। लेकिन डिटेल से हम इस क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 वर्ष उम्र होनी। और भारत के वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो जगदीप धनखड़ जी है, जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज, जय ठारी माता, हर हर महादेव।